असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दर्शकों, जो युद्ध चल रहा है दुनिया में हाहाकार मचा है और आप ये बात सुन लीजिए ध्यान से कि युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कब तक चलेगा, ये कोई नहीं जानता दर्शकों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर मिनट हर घंटे बदल रहे हैं। मुस्तफा खामनेई कहां है किसी को पता नहीं है और सिर्फ आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु पर धमाका कर दिया है, दिखाता हूं आपको। देखा दर्शकों कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बटन दबाया और दुनिया में हाहाकार मच गया। आपको दिखाता हूं दर्शकों, यह है वो तस्वीर, 2000 पाउंड का बम गिरा है। आप सोचिए कितना ताकतवर होगा, कितना भयंकर धमाका हुआ है। इस्पान में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन देखिए जरा कैसे धमाके के बाद इलाके का मंजर था, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, मिसाइल सिटी जो कही जाती है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है, ये अमेरिका की तरफ से दावा है। दोनों तस्वीर ध्यान से देखिए। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं, हिरोशिमा जैसा अटैक किया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी ईरान का परमाणु संयंत्र सुरक्षा है। लेकिन धमाका कैसे हुआ देखिए जरा, दिखाइए। दर्शकों आपने ये धमाके हो रहे हैं, लेकिन इधर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इस्पान में दावा किया गया कि अमेरिका के ड्रोन को ईरान ने नेस्ते नाबूद कर दिया। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे इस पर हमला किया। दर्शकों मैंने आपसे एक बात कही थी, ये डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कोई हमला नहीं करेंगे और कैसे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ ये दुनिया ने देखा। ट्रंप का प्लान क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। 31 दिन में 32 बार हारने के बाद ट्रंप ने आखिर परमाणु तबाही का ट्रेलर दिखा ही दिया।
खलीफा की आर्मी जब नींद में थी तब ईरान के परमाणु सेंटर पर अमेरिकी बंकर बस्टर तबाही की तरह बरसे और पूरा इस्फहान लाल हो गया। लेकिन 2000 पाउंड के बम गिराकर भी ईरान का परमाणु ट्रंप तबाह नहीं कर पाए। उधर ईरान ने कसम खा ली, अब परमाणु परीक्षण करके ही मानेंगे। وقتی که یه مرکز هسته‌ای در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و کشوری مانند جمهوری اسلامی که عضو این پیتی است میزنن محکومم نکرد. अब सवाल ये, क्या हॉर्मूज के लिए ट्रंप परमाणु के बदले परमाणु चलाएंगे? क्या अमेरिका फिर एक हिरोशिमा बनाने वाला है? और धमाके हुए तो भारत पर कितना असर होगा? आज हर सवाल का विस्तार से जवाब मिलेगा, बस देखते जाइए। लेकिन दर्शकों, जब मैं आज आपके सामने खबर लेकर आ रहा था तो मैंने एक तस्वीर देखी जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। दर्शकों देखिए, उसमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप गजनी हो गए। वो कभी कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, अगले ही पल हमला करके फिर से युद्ध को भड़का देते हैं। कभी कहते हैं हॉर्मूज पर हमारा कब्जा है, कभी कहते हैं हॉर्मूज पर हम नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं परमाणु खत्म हो गया है, फिर वहीं पर हमला करते। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भूलने की बीमारी हो गई है? क्या वो फिल्म गजनी के कैरेक्टर जैसे हो गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा दर्शकों कि हम ईरान पर 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं करेंगे। और सोचिए, मार्च खत्म नहीं हुआ, आखिरी दिन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप शांति और समझौते में उलझाकर बड़ा हमला कर देते हैं। यूएस ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भारी बमबारी की। दर्शकों, B-52 बॉम्बर देख रहे हैं आप, इसी विमान से करीब 2000 पाउंड के बम गिराए गए और ईरान के आसमान में हिरोशिमा जैसे धमाके का मंजर दिखाई पड़ा। यूएस का टारगेट ईरानी न्यूक्लियर और गोला बारूद डिपो थे। दर्शकों, इस्फहान में भीषण हमले के बाद रात में दिन जैसा माहौल हो गया। अमेरिका ने एक दिन पहले ही ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी थी। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाके का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके बाद चर्चा है कि ईरान की मिसाइल शक्ति तबाह हो गई है। हालांकि इलाके में रेडिएशन के कोई संकेत अब तक नहीं मिलेंगे, यानी ईरान का परमाणु सेंटर तो तबाह हो गया, लेकिन यूरेनियम बच गया है। इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोसेसिंग सेंटर है और इस्फहान में करीब 3000 ईरानी वैज्ञानिक साथ में काम करते हैं। सोचिए आप, इसी सेंटर पर ईरान कच्चे यूरेनियम को UF6 में बदलता था। UF6 को बाद में नेतांज और फोर्दो में यूरेनियम संवर्धित किया जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमले में ईरान का यह परमाणु सेंटर अब तबाह हो गया है। तो आप सोचिए दर्शकों, अगर ये पूरी तरह से तबाह हो गया है तो क्या अब ईरान परमाणु नहीं बना पाएगा? सुनिए इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ क्या कह रहे हैं। Well, first on the Strait of Hormuz, सिर्फ एक महीने में हमने शर्तें तय कर दी हैं। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। ईरान ये जानता है और सैन्य रूप से वो इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं कर सकते। ईरानी सशस्त्र बलों से बड़े पैमाने पर सैनिक भाग रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये हमला एकाएक किया गया, क्या इसके लिए ईरान तैयार था? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस्फहान पे इजरायली लड़ाकू विमान और अमरीकी लड़ाकू विमानों ने कम से कम 170 से 200 बम गिराए हैं, जो कि 1000 पाउंड से लेके 2000 पाउंड के ये बॉम्ब हैं। और इस्फहान में ये जितनी भी लेटेस्ट जो साइट्स अभी दिखी गई हैं, ये सारी मिसाइल लॉन्चिंग साइलोज हैं। और इससे एक चीज़ तो तय है कि जो मिसाइल दागने की क्षमता है ईरान की, इसको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया और दुनिया में खतरा पैदा हो गया परमाणु का। सुनिए ध्यान से, आपके काम की खबर है। ये देख रहे हैं आप, ये अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन लग रहा था कि वो गंभीर होंगे, लेकिन देखिए हाथ में तलवार ले आए। ये आज की तस्वीर है दर्शकों, डांस कर रहे हैं हमले के बाद। दिखाइए जरा फुल फ्रेम।
दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप तो नाच रहे हैं, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हमारे यूरेनियम सुरक्षित हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि इस हमले के बाद वहां से एक ट्रक गुजरा और दावा किया जा रहा है कि ट्रक से पूरी तरह से यूरेनियम को संरक्षित करके वहां से निकाल लिया गया है। दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं, दावा किया जाता है ईरान की तरफ से कि उसकी जो इस्फान सिटी है वो कैसी है अंदर से। दिखाइए जरा, बंकर बस्टर बम भी यहां पर बेअसर है। देखिए जरा, देखा दर्शकों आपने, ये पूरी सिटी है, लेकिन ईरान कहता है कि हमारी इस्फान न्यूक्लियर साइट को कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दर्शकों, मान लीजिए ये है न्यूक्लियर सिटी, इस्फान न्यूक्लियर साइट, और यहां अंदर काम किया जाता है। यहां कई वैज्ञानिक काम करते हैं। इसकी गहराई है दर्शकों 100 मीटर की, और अमेरिका ने बंकर बस्टर बम दागा यहां पर, लेकिन वो बंकर बस्टर बम सिर्फ 60 मीटर तक नुकसान पहुंचाता है, और इसकी गहराई चालू होती है दर्शकों 100 मीटर के बाद। यानी इस समय दावा किया जा रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है। लेकिन अगर सुरक्षित है तो क्या ईरान आने वाले समय में परमाणु बना सकता है? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, श्योर इतना वक्त मिला ईरान को, तो ईरान ने कुछ ना कुछ तो उसका ऑल्टरनेटिव सोचा होगा, कुछ ना कुछ उसके ऑल्टरनेटिव मीन्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओपनली सैटेलाइट्स में आए और ओपनली, वो तो एक डमी भी हो सकते हैं, वो तो एक फर्जी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कई बार लड़ाई में किया जाता है। अगर कहीं शिफ्ट किया होगा तो वो बिल्कुल टनल्स के थ्रू किया होगा, अंडरग्राउंड किया होगा, लंबी टनल्स होंगी, कहीं और प्लेस किया होगा। ये सब जो है अंदाज़ा लगाना कि भाई सिंस कुछ कंटेनर्स मूव कर रहे हैं तो उसमें रिच यूरेनियम जा रहा है, तो नहीं, ऐसा ठीक नहीं होगा। अगर ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं रीलोकेट किया, इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए कुछ और प्रबंध किए होंगे, उसके लिए कुछ अंडरग्राउंड अरेंजमेंट्स किए होंगे। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, अगर इतना खतरनाक हमला हुआ है तो ईरान क्या करेगा? आप यही सोच रहे हैं ना। ईरान के पास 4 रास्ते समझिए। रिटेलिएट यानी कि और तगड़ा प्रहार करे, फिर रास्ता बचता है या तो सरेंडर कर दे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर तीसरा रास्ता दर्शकों, या तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दे और दुनिया में तेल संकट आ जाए, तब कुछ उसकी बात बन पाएगी। और आखिरी में है दर्शकों न्यूक्लियर। अगर उसके पास न्यूक्लियर है तो वो हमला भी, ईरान बाहर निकलेगा। इससे बाहर आने का मतलब ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा। अब चर्चा है कि परमाणु परीक्षण की तरफ ईरान बढ़ सकता है, लेकिन दर्शकों इस चर्चा को कौन हवा दे रहा है? एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है रूस। इस बात को अमेरिका भी कहता है दर्शकों। लेकिन दर्शकों जिसकी वजह से जंग शुरू हुई, ऐसा कहा जाता है कि ईरान को परमाणु बनाने से रोकना था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान तो परमाणु बनाकर ही रहेगा। उसने अपनी ट्रीटी को भी तोड़ दिया है। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, यह बहुत गंभीर विषय है। इस्फान पर अटैक के बाद ईरान भी यूरेनियम सुरक्षित रखने में कामयाब हुआ है, यह ईरान का कहना है। देख रहे हैं आप, इसी ट्रक से यूरेनियम को लेकर जाया गया है। इस्फान सेंटर से एक ट्रक के निकलने की तस्वीर सामने आई है। आपको बताएं, दावा है कि इस ट्रक में ईरान ने यूरेनियम ट्रांसफर कर दिया है। हमले के बाद एसिड डिस्पर्सल एक सामान्य सैन्य प्रोटोकॉल होता है। उधर परमाणु सेंटर पर हमले के बाद परमाणु संधि खतरे में पड़ गई है दर्शक। ईरान की संसद में मांग उठी है कि एनटीपी से देश बाहर निकले।
पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने कहा 6 महीने में ईरान के पास परमाणु बम होंगे, जबकि चीन ने भी ईरान के एनटीपी से निकलने के संकेत दिए हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आरोप तो यह है कि यूएस ने जानबूझकर न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया है। ईरान के पास अभी 400 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम है। एक परमाणु बम के लिए 25 किलो 90% U-235 पर्याप्त माना जाता है दर्शकों। यूरेनियम 235 यानी बिना और संवर्धन के भी ईरान 8 परमाणु बम तुरंत बना सकता है। और आप ऐसे समझिए, ईरान के कट्टरपंथी सांसद तुरंत परमाणु परीक्षण की भी मांग करने लगे हैं, क्योंकि रूस और कोरिया ने बार बार परमाणु को सुरक्षा की गारंटी बताया है। अगर ईरान न्यूक्लियर परीक्षण करता है तो यह जंग बेहद खतरनाक बन जाएगी दर्शकों, और इसकी तैयारी भी की जा रही है। सुनिए ईरानी सांसद क्या कह रहे हैं। कि در این زمین مسئولیت داره، یعنی हम परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वे आकर हम पर बमबारी करेंगे और हमारे खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल करने की धमकी देंगे तो हम खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे। خوبم نکرد. इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ब्लेम गेम को देखा जाए तो उन्होंने तो पिछले बार जून में भी कहा था कि वो 80-90% एनरिचमेंट कर चुका है। अगर अभी भी देखें तो बोला जाता है कि वेरी क्लोज टू मेकिंग अ बॉम्ब। कहीं कुछ बात में दम तो है। ईरान के पास वो काबिलियत ज़रूर है, बट इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। और ऐसा टाइम देखा गया था कि 60% एनरिचमेंट से 90-95 पहुंचना अब वो वीक्स और मंथ्स वाली बात नहीं है। दैट मीन्स एनरिचमेंट की सारी आपके पास फैसिलिटी है, आप काबिलियत है, आप उसको कर सकते हैं। सो सीधे सीधे ईरान बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूएस आप न्यूक्लियर ऑप्शन को इवेलुएट कर सकते हो, स्ट्राइकिंग ऑप्शंस को, तो वेल ईरान के पास भी हक है कि वो एनपीटी से बाहर आए और उसके बाद वो अपने न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ों से जो करना चाहे वो करे। चाहे वो डर्टी बॉम्ब बनाए, चाहे वो एक इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, मे बी बॉम्ब ना ही बनाए, रेडिएशन लीक हो क्या नहीं, बट वो ऑप्शन फिर ईरान के पास भी है। अब दर्शकों, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, अगर मान लीजिए परमाणु अटैक अमेरिका कर देता है ईरान से नाराज होकर, तो क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का प्लान बना रहे हैं दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। क्या इसी तरह का हमला होगा दुनिया पर? दुनिया में हाहाकार मच जाएगा दर्शकों अगर यह हमला हुआ तो। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या भारत तक तबाही पहुंचेगी? पाकिस्तान तो दर्शकों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया मान लीजिए ईरान पर, तो क्या होगा? क्या पूरी तरह से दुनिया में बर्बादी आ जाएगी? दिखाता हूं दर्शकों क्या तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने जहर को जहर से खत्म करने की तैयारी की है दर्शकों, और संयुक्त राष्ट्र के अफसर ने सनसनीखेज दावा किया है। आपको बताऊं, दावा है कि अमेरिका अब ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा है। परमाणु हमले की आशंका के चलते यूएन डिप्लोमेट ने इस्तीफा तक दे दिया है। आपको बताएं, मोहम्मद सफा नाम के इस डिप्लोमेट ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। यूएन के बड़े अधिकारी एक शक्तिशाली लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, अमेरिका ईरान में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। सोचिए आप, अगर यह सच है तो जरा ईरान के साथ कितने देश तबाह होंगे दर्शकों। परमाणु हमला हुआ तो ईरान में लाखों लोग मारे जाएंगे, जबकि पूरा मिडिल ईस्ट रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा, जिसमें इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो भारी तबाही होगी। खाड़ी देशों में तबाही के साथ यूरोप तक रेडिएशन पहुंच सकते हैं। हालांकि परमाणु हमले का भारत पर सीधा या प्रत्यक्ष असर नहीं होगा दर्शकों, लेकिन हमले के बाद हवाएं चली तो रेडिएशन से भरे बादल भारत तक भी पहुंचेंगे। दावा है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक इसका असर हो सकता है।
हालांकि भारत तक पहुंचते पहुंचते ये कण काफी हल्के हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियर रेडिएशन से भारत में जानलेवा खतरा बेहद कम है। लेकिन अटैक से महंगाई, सप्लाई और व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। पूरी दुनिया में भयंकर मंदी और अव्यवस्था भी आ जाएगी दर्शकों, और इसीलिए इस खतरे को लेकर दुनिया में अलर्ट जारी किया जा रहा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि कल को यूएसए अगर डेस्परेट हो जाता है तो वो न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर ये होता है तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति होगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जहाँ तक न्यूक्लियर फॉलआउट का सवाल है, उसमें शायद अगर विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कुछ हद तक राजस्थान और गुजरात में उसका इफेक्ट आ सकता है, लेकिन इसके जो इकोनॉमिकल दुष्परिणाम होंगे उसमें हम ये भी मान के चलें कि हमारे तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में हैं। वहाँ से जो हमें रेमिटेंस आता है, हॉर्मस स्ट्रीट जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगी, हमें लंबा रास्ता लेना। लेकिन दर्शकों एक बात आप समझिए, परमाणु हमला डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में वो जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु अटैक किया तो उनके लिए दिक्कत पैदा होगी। अमेरिका में तो उनका विरोध हो रहा है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, और बार बार उनके सपने में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, क्योंकि ईरान ने कहा अगर अमेरिका ईरान में सेना उतारेगा तो वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। और कैसी तैयारी है ईरान की, दिखाता हूं आपको। The island is empty. There is no sign of anyone. सोचिए आप, ये ईरान की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया है। आप सोचिए क्या युद्ध खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि यूएस के सैनिक रवाना हो गए और यूएस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिखाइए इधर। दर्शकों, ईरान के एलीट कमांडोज मैदान में, इसके साथ पुतिन के चेचन्या कमांडो भी रहेंगे और उनके सामने रहेगी यूएस की सेना, यानी दोनों आमने सामने लड़ने को तैयार। इधर नेतन्याहू ने यूरोप में कह दिया है कि आप भी इस जंग का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अब जंग आर पार की हो गई। सुनिए जरा। For quite some time, for my European colleagues, who have shown remarkable weakness, most of them, not all of them, but most of them, remarkable weakness in the face of a regime that says America is the great Satan, Israel is the small Satan, right, and Europe is sort of the middle-sized Satan in between, a civilization that has to be crushed too. अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, अगर ये युद्ध हुआ, सेनाएं कहां जाएंगी? सेना यहां पर जाएंगी दर्शकों। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां रेगिस्तान से बने हुए, यही अब युद्ध का मैदान बनने वाला है। समंदर के बाद युद्ध यहीं पर होगा दर्शकों। We are about 30 minutes north of Bandar Abbas. लेकिन दर्शकों, मैदान में ये युद्ध आएगा, लेकिन अभी समंदर की लड़ाई कौन जीतेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखिए,
हजारों जहाज फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये गले की फांस बन गया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप किस 4 द्वीप पर कब्जा करने वाले हैं। वो कौन से 4 द्वीप हैं, किस जगह पर कब्जा करेंगे, मैं आपको बताता हूं। पहला टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का खर्ग द्वीप, खर्ग आइलैंड। दूसरा बताता हूं, दूसरा है दर्शकों अबू मूसा, ये यहां पर स्थित है और इसी के पास है द ग्रेटर टब्स। यहां पर ग्रेटर टब्स है और उसके ठीक नीचे है लेजर टब्स। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उनके पास आ जाएगा, यह उन्हें लगता है दर्शकों। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि खलीफा और पुतिन की फौज ट्रंप का इंतजार कर रही है। दिखाता हूं आपको। दो कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे बढ़ाने वाले ट्रंप की नजर अब खर्ग, अबू मूसा, द ग्रेटर और लीजर टर्म्स पर है, जहां त्रिपोली से तबाही मचाने के लिए मरीन फोर्स की तैनाती हो चुकी है। अगला हमला ऐसा होगा, ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. खलीफा को दंश देने की चाह बेहद खतरनाक है। पहले ईरान को मिटाने की कोशिश, फिर हॉर्मूज पर दुनिया को फंसाने की साजिश और अब नेतन्याहू के साथ उन 3 द्वीपों पर कब्जे का प्लान हॉर्मूज को कब्रिस्तान बनाने के लिए काफी है। ट्रंप के पास आखिरी मौका है, या तो ईरान को तबाह कर दो या बोरिया बिस्तर समेटकर अपनी नाकामी पर नृत्य करो। चॉइस ट्रंप की है। अगला प्लान क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन जो भी होगा प्रलयकारी और विध्वंसक होगा। लेकिन दर्शकों, आप समझिए इसे, ये जंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लगभग 6 महीने चलेगी दर्शकों, ऐसा एक्सपर्ट्स दावा करते हैं। क्योंकि आप यहां एक बार देखिए, ये है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां पर जहाज फंसे हुए हैं और ईरान ने हॉर्मूज में जहाजों पर टोल वसूलने का फैसला किया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है और इस प्लान के तहत जहाज ईरान को उसकी मुद्रा रियाल में टोल देंगे। इसके अलावा प्लान में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल है। इस फैसले से दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा संकट आएगा दर्शकों। लेकिन समझिए, ट्रंप को ईरान के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? हॉर्मूज बंद होने से परेशान है, ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाकर उसे खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि ऐसे देश अमेरिका से तेल खरीदें। और डोनाल्ड ट्रंप वहां त्रिपोली को मैदान में उतार चुके हैं दर्शकों, यही है त्रिपोली। डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मूज से मोह खत्म नहीं हो रहा है। अब युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। यह फैसला हॉर्मूज में ईरानी टोल लगाने के फैसले के बाद किया है। और आप समझिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पर करीब 1800 मरीन कमांडोज की तैनाती है। हथियारों के साथ ये मौजूद है। यूएसएस त्रिपोली एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो सैनिकों और सैन्य उपकरणों के साथ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक भी भेज रहा है, जिससे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं और इस तैनाती की जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारी देखी जा रही है। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, अगर यूएस जमीन पर यह सेना उतारेगा तो फिर मुकाबला किससे होगा दर्शकों? मैं आपको बताता हूं, ईरान ने इसके लिए पुतिन से गुहार लगाई और खबर यह है कि पुतिन की चेचन्या फोर्स ईरान के लिए लड़ेगी। अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में, लेकिन यूएस आर्मी का सामना चेचन्या लड़ाकों से होगा। ये लड़ाके रूस के चेचन गणराज्य से हैं दर्शकों, जो बेहद खतरनाक है। सबसे बड़ी बात, चेचन के नेता कादिरोव पुतिन के करीबी हैं। ऐसे में चेचन कमांडर उन्होंने कह दिया है कि अगर रूस की तरफ से अनुमति दी गई तो वो ईरान जा सकते हैं और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ लड़ सकते हैं। दरअसल चेचन गणराज्य रूस का मुस्लिम बहुल इलाका है दर्शकों। पहले ये चेचन रूस से अपनी आजादी के लिए लड़े थे,
लेकिन अब कादिरोव के नेतृत्व में रूस के वफादार सैनिक बन गए और युद्ध के मैदान में चेचन लड़ाके बेहद क्रूर और बेरहम माने जाते हैं। शहरी लड़ाई और गोरिल्ला स्टाइल फाइटिंग में ये बहुत माहिर होते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में तेजी से हमला करके छिप जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। दुश्मन को डराने के लिए वीडियो बनाते हैं और प्रोपेगेंडा भी करते हैं। और बड़ी बात तो ये लड़ाई में किसी भी हाल में हार मानने वाले नहीं है। इनका मुकाबला होगा ट्रंप के मरीन कमांडो से। लेकिन ये दोनों कमांडो सामने आए दर्शकों तो युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अमेरिका कोई भी अगर मिलिट्री कार्रवाई करेगा आगे, पहले तो ये लड़ाई स्टैंड ऑफ लड़ाई है, डिस्ट्रक्शन की लड़ाई है, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई भी इसके बाद अमेरिका ग्राउंड एक्शन करता है, बिकॉज अगर अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अगर वो हासिल करना चाहता है तो वो इस कार्रवाई में वो कार्रवाई करेगा जो ईरान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो ईरान की वीकनेस है। जो अमेरिकन ऑपरेशंस होंगे, अगर ग्राउंड ऑपरेशंस हुए तो बहुत सरप्राइज के साथ और इस किस्म के ऑपरेशंस होंगे जो शायद ईरान अंदेशा नहीं लगा रहा हो, क्योंकि आज की दुनिया में ब्लफ करना बहुत मुश्किल है, ट्रांसपेरेंट वॉरफेयर हो गई है। तो सरप्राइज के बगैर, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स के बगैर, एप्लीकेशन जो बोलते हैं अपनी पावर, अपनी असली अपना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहां आप बिल्कुल रिजल्ट हासिल करें, वो सब सोच समझ के कई ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास, वो कोई ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। लेकिन दर्शकों, इस समय दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। और आज मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सवाल है कि वहां पर हो क्या रहा है। लेकिन दर्शकों, आज रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या अमेरिका और ईरान की बात हो रही है? हॉर्मुज कब खुलेगा? सवालों का जवाब भी दिया है। सुनिए एक्सक्लूसिव बातचीत। What is happening? What is your intention with the Strait of Hormuz? You know, the concern is, and where you are getting some negative press and negative attention, is the accusation against you that you will be charging for passage through the Strait of Hormuz. Now, either you will use that to take your geographic access and location to your advantage economically, or you will use it as a global leverage, that countries which are friendly with you, which have good relations with you, let their ships pass, but for countries which are not, you will either block their ships, you will create difficulty in international trade. I think it was Netanyahu or someone in Israel who said that there must be an oil pipeline through the Mediterranean to try and make sure that you do not use your unfair advantage over the Strait of Hormuz to hold one part of the world to ransom. So I really want you, Mr. Bagai, to clarify your position on the Strait of Hormuz. What is your intention? Are you planning to use it as a chokehold for the world? Again, another misrepresentation of facts. The fact is that Iran is a coastal state of Strait of Hormuz, beside Oman. So Oman and Iran are the two coastal states. We have been the guardian of the Strait of Hormuz for the past 5 decades and more than that. The reason why we have decided to adopt certain measures with respect to passage of ships and vessels in the Strait of Hormuz is very clear, because we are at war with the United States and Israel and their supporters. So can we, as the coastal state, allow the warring parties, the aggressors, to abuse this waterway for furthering their act of aggression against Iran? So I think every coastal states in similar situation would take similar measures in order to take care of their national security against these acts of aggression. But as you know, there have been many ships and vessels that have already passed through the Strait of Hormuz safely after necessary coordination with our authorities. And that coordination is simply to make sure that the passage would be done in a safe, secure manner. We can talk about some Indian vessels, for instance, that have already passed through the Strait of Hormuz without facing any problem. सुना दर्शकों, ईरान ने कह दिया है कि हॉर्मुज के रक्षक हम हैं और कोई बात अमेरिका ने नहीं की।
इसके लिए तैयारी आपको दिखाता हूं दर्शकों। ये देख रहे हैं आप, ये अब हमले शुरू हो गए क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम हैं हॉर्मुज के रक्षक, तो इधर नेतन्याहू ने कहा कि हम हमला करेंगे। दिखाइए फुल फ्रेम कैसे हमला किया गया। यहां देखिए आप, ईरान के खिलाफ अब गुस्से में है अमेरिका, और देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, ये तेल पर कब्जे का प्लान आज का नहीं है दर्शकों, सालों पुराना प्लान है अमेरिका का। वो ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहता है और लगातार इसीलिए वो हमले भी कर रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा कि बहुत पुराना प्लान है, उसका सबूत है ये वीडियो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट किया है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप पुराने इंटरव्यू में क्या कहते हैं। The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty. Because the next time Iran attacks this country, go in and grab one of... सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तैयारी की है कि वो ईरान पर कब्जा करे, लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। युद्ध में अलग थलग पड़े डोनाल्ड ट्रंप पल पल बयान बदल रहे हैं अपने। पहले हॉर्मुज पर कब्जे के लिए ईरान को सीधी चेतावनी दी दर्शकों, फिर बयान से पलट गए और हॉर्मुज को ईरान के हवाले छोड़ दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान को लेकर कुछ और ही उनके मन में चल रहा है। इस बीच ट्रंप की नजर ईरान के उन 3 द्वीपों पर है जो हॉर्मुज के पास है। इन तीनों द्वीपों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। पहला अबू मूसा, द ग्रेटर टब्स और लेजर टब्स, इसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इन तीनों ही द्वीपों पर संयुक्त अरब अमीरात भी दावा करता है दर्शक। माना यह जा रहा है कि इन तीनों द्वीपों पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा जमाना चाहते हैं। आपको जानकारी दे दें, यहीं से अमेरिका की कोशिश है कि हॉर्मुज में उथल पुथल मचाई जाए। फारस की खाड़ी में स्थित ये तीनों ही द्वीप यूएई और ईरान के बीच में है। जानकारी आपको दे दें, जो मैप आपको दिख रहा है, यूएई इन तीनों द्वीपों पर दावा करता है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? खामनेई के पास है, मुस्तफा के पास है। अभी अबू मूसा द्वीप यूएई के शारजाह से सिर्फ 59 किलोमीटर दूर है, जबकि ईरान के बंदर अब्बास से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है। और फारस की खाड़ी में निकलने के लिए किसी भी टैंकर को अबू मूसा से ही होकर जाना पड़ता है, और जैसे जैसे वो गुजरते हैं तो हॉर्मुज के मुहाने पर ही वो स्थित है दर्शक। इसी तरह 2 और छोटे छोटे द्वीप इसके पास हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप तीनों द्वीपों पर चुपचाप कब्जा करने की तैयारी में, क्योंकि अगर इन पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो आप ये मानकर चलिए हॉर्मुज पर कब्जा हो जाएगा, ईरान से सौदेबाजी आसान हो जाएगी, और ईरान ये सब कुछ समझ चुका है। इसलिए आने वाले वक्त में हॉर्मुज से उसका कंट्रोल खत्म हो सकता है। वो जानता है इस बात को। अब वो अमेरिका को इधर अलग प्लान बना रहा है और अमेरिका को यूएई समर्थन भी दे रहा है दर्शकों। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन ईरान उनके प्लान को धीरे धीरे समझ गया है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अमेरिका के जो मरीन सैनिक हैं 1800 की संख्या जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये खर्ग आइलैंड को पर अपना कब्जा करना चाहेंगे। मेरे अनुमान से खर्ग आइलैंड जो है वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक हो सकती है। खर्ग आइलैंड की सैन्य शक्ति को नष्ट किया गया था अमेरिका द्वारा, लेकिन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की फैसिलिटी को टच नहीं किया गया। नंबर 2, उनके पास में 3 ऐसे आइलैंड हैं जो कि हॉर्मुज के मुहाने पर स्थित हैं। अगर उन 3 आइलैंड्स पर कब्जा किया जाता है तो हॉर्मुज से पास होने वाले हर शिप को वो कंट्रोल वहां से कर सकते हैं। ये है लेसर तुन, ग्रेटर तुन और अबू मूसा। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर ये सैनिक उतारे भी जाते हैं तो इनका इन 3 आइलैंड्स में से एक पर कब्जा करने का प्रयास रहेगा। खर्ग आइलैंड मेरे अनुमान से एक डाइवर्जनरी टैक्टिक हो सकती है। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी है तीनों द्वीपों पर कब्जा करने की।
लेकिन यह कब्जा इतना आसान नहीं होगा। ये आप तस्वीर देखिए, समुद्री रूट पर ईरानी मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दर्शकों, आज पीट हेग्सेथ सामने आए और उन्होंने क्या कहा है ईरान को लेकर, वो भी आपको सुनवाता हूं। This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. लेकिन दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जानकारी तो दुनिया में आपको कई जगह से मिल गई होगी, लेकिन एक और जगह है जो अब ईरान बंद करने वाला है। वो जगह मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया अभी तक हॉर्मूज में ईरानी नाकेबंदी से परेशान थी, लेकिन तेल संकट के बीच हॉर्मूज के बाद एक और खतरा मंडराने लगा है। यह टेंशन लाल सागर के बाब अल मंद एयरपोर्ट को लेकर है। दर्शकों, अगर यमन के पास इस समुद्री मार्ग पर भी हॉर्मूज वाला प्लान लागू हो गया तो इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। आप देखिए, वहीं पर टोल का गेट लगा हुआ है। यमन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले जिबूती से यह अलग करता है। एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को स्वेज नहर तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। दर्शकों, साथ ही दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट का 10% इसी रास्ते से गुजरता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का करीब 12%, और सुनिए, स्वेज नहर से गुजरने वाले 40% कंटेनर इसी रास्ते से जाते हैं। और ऐसे में हॉर्मूज के बाद इस पॉइंट का बंद होना विपदा को बढ़ा देगा। दर्शकों, भारत पर कितना असर होगा? भारत के लिए भी यह बहुत अहम है। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को इसी हिस्से से आयात करता है। आपको जानकारी दे दें, बड़ी सप्लाई इसी मार्ग से होकर आती है, और अगर यहां पर रुकावट आई दर्शकों, तो तेल और गैस की सप्लाई में और ज्यादा देरी होगी, आयात महंगा होगा, इसका असर आम जनता पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा। इसके साथ ही यूरोप के साथ भारत का व्यापार प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि यह मार्ग एशिया और यूरोप कनेक्टिविटी का मुख्य आधार है। सोचिए आप, इतनी बड़ी दिक्कत है, एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कहना है, सुनवाता हूं आपको। इस वॉर के दौरान ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर कंट्रोल आ गया है, और जो जितने अमेरिकन उनके एलाइज इजरायली शिप्स वहां से नहीं निकल सकते क्योंकि ईरान की धमकी है और एक्चुअली ब्लॉकेड है, जो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट क्रिएट कर रही है। यदि हुतीज बाबल मंडप को भी बंद करते हैं तो उसमें ऑयल सप्लाई के अलावा इवन जो बाकी दो देशों का जो व्यापार होता है वाया मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, रेड सी एंड इनटू द इंडियन ओशन, वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ईरान ने हुतीज को बोला है कि आप इसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करिए, और शायद हुतीज ने थोड़ी धमकी भी दी है, स्टेटमेंट्स आई हैं। परंतु एक बात निश्चित है, यदि बाबल मंडप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ऊपर ब्लॉकेड लगती है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट होगा, जिसको निकलने के लिए कम से कम 5 या 10 साल भी लग सकते हैं, और बहुत सारी इकोनॉमीज है वर्ल्ड ओवर वो बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, अगर ये कदम ईरान ने उठाया हॉर्मूज के बाद, तो फिर दुनिया में ऊर्जा संकट आएगा दर्शकों, और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। दिखाता हूं मैं आपको अभी इस समय कैसे लोग, भारत में दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत पैदा कर रहे हैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये देखिए, 400 सिलेंडर के साथ आमिर को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह दर्शकों, ये सिलेंडर कब्रिस्तान में दबा दिए थे। सोचिए आप, ऐसी कालाबाजारी की जा रही है। इधर जयपुर में आप देखिए, 74 गैस सिलेंडर जब्त किए। अभी दिक्कत आई नहीं है, लेकिन भारत में दिक्कत पैदा की जा रही है। यहां राजस्थान में भी बड़ा एक्शन हुआ है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, गैस की दिक्कत हो रही है कई जगह, तो एक नए नए आविष्कार भी सामने आ रहे हैं। ये प्रयागराज यूपी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक नया आविष्कार किया है, देखिए आप, बिना गैस के कैसे नाश्ता तैयार किया जा रहा है। शहर में अफवाह हो रही एलपीजी को लेके, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, और उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कतें आई गैस सिलेंडर मिलने में।
तो 2-4 दिन के लिए मेरी शॉप बंद हुई। तो रात को मैं मतलब बहुत सोचने पड़ गया कि अब मेरी शॉप खोलूँ कैसे। कुछ ना कुछ सोचते देखिए, मोबाइल लोग कहते हैं बहुत खराब चीज है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर सही रूप से अगर यूज किया जाए तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है। कुछ चीजों का जवाब जो हम ढूंढते हैं लोगों में नहीं मिलता, वो गूगल देता है। हमने सोचिए आप, एक ऐसी दिक्कत देश में पैदा की जा रही है जो अभी तक आई नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं दर्शक जो कालाबाजारी कर रहे हैं और उनसे सावधान रहना होगा। लेकिन भारत में सोचिए जरा आप, ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में संकट पैदा हो रहा है और भारत में कुछ लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है दर्शक, बावजूद इसके जमाखोरों की वजह से आम लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। देखिए आप, हैदराबाद में 414 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए। पौष इलाके बंजारा हिल्स में छापेमारी की गई। आपको बताएं, मोहम्मद आमिर समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी यह भी सामने आई, जयपुर में एक घर से 74 गैस सिलेंडर बरामद किए। यहां पर महंगे दामों में अवैध रिफिलिंग हो रही थी। जानकारी यह भी है कि सरकार की ओर से तेल और गैस की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन हॉर्मूज के बंद होने की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। भारत के तेल और गैस टैंकर आने का सिलसिला जारी है, बावजूद इसके ऊर्जा संकट का असर दिखाई देने लगा है। आपको बताएं, एलपीजी संकट से 20,000 छोटे उद्योग बंद होने के कगार पर आ गए। करीब 50,000 प्लास्टिक फैक्ट्रियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। प्लास्टिक फैक्ट्रियों में कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जानकारी दे दें, सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। आपको सुनवाते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है, सुनिए जरा। कल 2,500 रेड डाली गई, जिसमें 2,000 सिलेंडर सीज किए गए। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एनफोर्समेंट को अभी भी कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिसर्स ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं और लगभग अभी तक 500 शो कॉज नोटिस भी दिए जा चुके हैं। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन को खरीदें। अब दर्शकों, भारत में तो पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन आपको बताता हूं, पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। बलोचों ने पाकिस्तान में तेल गैस संकट के बीच एक बहुत बड़ा धमाका करके रिफाइनरी को उड़ा दिया है। दर्शक दिखाइए जरा कैसे हमला किया गया। दावा किया जा रहा है दर्शकों की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है और ये 18 इंच की गैस पाइपलाइन है। उसके बाद देखिए कैसा मंजर वहां पर है, आपूर्ति बाधित हो गई है। दर्शकों, ऐसे ही 12 मार्च को भी हुआ था। ऐसी ही तस्वीर उस वक्त भी सामने आई थी, यानी बलोच लड़ाके पाकिस्तान में तेल और गैस के लिए हमला कर रहे हैं। तेल और गैस के बाद दर्शकों देखिए जरा, हमला हुआ तो दिक्कत कितनी है। पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, सैटरडे संडे कहीं जा नहीं सकते, हफ्ते में 4 दिन मार्केट बंद है और स्थितियां बेहद खराब हैं। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, शहबाज शरीफ सरकार टेंशन में आ गई और बाकायदा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में तेल खत्म है। सुनिए जरा। पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा, 3 दिन हो गए। गवर्नमेंट भी कह रही है माल है, ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी है वो पाकिस्तान के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। इसलिए पाकिस्तान अब कुवैत से कह रहा है कि हमें तेल दे दीजिए, चाहे तो कुछ भी ले लीजिए। कुवैत से तेल की भीख मांग रहा है। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। इसको लेकर पाकिस्तान में अब मीडिया में चर्चा हो रही है, वो भी आपको सुनवा देता हूं, सुनिए जरा। ये अपनी वफात मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हो रही है।
और ये इनके गले पड़ेंगे ये सारे फैसले। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारे फैसले? ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सियासी तौर पे। इनका क्या ख्याल है इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने दें। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। तो अब बात यह है कि आई एम सॉरी, ये इट इज वेरी अनोइंग, इरिटेटिंग कि आप लोग किस किस्म की पॉलिसीज आप बनाते हैं। अब आप आगे मुझे पता है जो आप सवाल की तरफ जाएंगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या होने जा रहा है, और वहां भी बड़े मसले हैं। मुझे नहीं समझ आती हम कैसे निकलेंगे इससे। और वही हम कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इसको समझाएंगे, कभी वहां जाके भीख मांगेंगे। ये वही ड्रामा हो रहा है सारा कुछ। और यार अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कोई जड़ी कुर्बानी करनी हो इंटरनल कुर्बानी करो, अवाम पे ना करो। जो रूलिंग एलीट है उसके ऊपर करो जो करना है आपने, और अपने पांव पे खड़े हो जाओ, मगर नहीं। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, पाकिस्तान में इतनी दिक्कत पैदा हो रही है, अब वहां पर बलूचों ने और ज्यादा दिक्कतों को बढ़ा दिया, क्योंकि बलोच लड़ाके जानते हैं पाकिस्तान उनके साथ अन्याय कर रहा है। तेल गैस संकट के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। बलूचिस्तान के क्वेटा में गैस पाइपलाइन में विस्फोट कर उड़ा दिया गया है। बलूच विद्रोहियों ने गैस पाइपलाइन पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इस धमाके के बाद दक्षिणी पाकिस्तान में गैस सप्लाई रुक गई है। करीब 5 जिलों में इस पाइपलाइन से गैस पहुंचती थी। पाक को तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का डर भी सता रहा है, इसलिए सेना ने काउंटर ड्रोन यूनिट को एक्टिवेट कर दिया है। आपको बताएं, तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी के डर से ऐसा किया गया है। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर हमले के फिराक में टीटीपी के लड़ाके, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीएसओ पर हमला हुआ तो पाक पे पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। और तेल का स्टॉक अब पाकिस्तान के पास कुछ दिनों का बचा है। ब्लैकआउट से बचने के लिए अब कुवैत से तेल की भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने कुवैत से डीजल और जेट ईंधन की मांग की है। दर्शकों, जानकारी यह भी है कि अमेरिका की चापलूसी से ईरान अभी पाकिस्तान से नाराज है, और इसी वजह से पाकिस्तान खाड़ी देश की शरण में पहुंच गया है और उनसे तेल मांग रहा है। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कहा गया है। सिंध काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की सदारत में, और उसमें ये फैसला किया गया है कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महकमे फिलहाल कोई भी आउटसाइड बजट जो है फिलहाल कोई भी महकमा जो है कोई रिक्वेस्ट ना भेजे। सरकारी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल, पब्लिक के लिए भी ये कि जी ऐसे ट्रिप्स जो है उसको अवॉइड करें जिसको आप सिर्फ और सिर्फ तफरीही बिना पे आप यूज करते चलें। तो जो डीजल जो आपका है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जो है। अब दर्शकों बड़ी बात है, पाकिस्तान में तेल गैस की दिक्कत है, किल्लत है, और उधर धुरंधर मूवी चल रही है। और धुरंधर में दर्शकों भारत ने बताया है कि पाकिस्तान में कैसे सीक्रेट किलर आतंकियों को ठोक रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये तो पिक्चर की बात है, फिल्म की बात है, लेकिन बाकायदा अब पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। दर्शकों आपको दिखाता हूं मैं, ये धुरंधर फिल्म आप देख रहे हैं। धुरंधर में भी ऐसे ही आतंकियों को ठोका जाता है, और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कुनबा अब रियल लाइफ में भी खत्म हो रहा है। जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर को बड़ा झटका लगा। दर्शकों, आतंकी ताहिर अनवर की मौत हो गई है और आतंकी सकपका गए। बहावलपुर में रहस्यमयी मौत से मसूद डरा सहमा है। दर्शकों, बहावलपुर में ये घटना घटी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। साल 2000 से पहले ताहिर पाक में मुर्गी पालन का काम करता था, आप सोचिए। उसके बाद अपने भाई मसूद के साथ आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। आतंकी मसूद अजहर फ्रंट पर रहता था और ताहिर पर्दे के पीछे। ताहिर अनवर अभी इस समय खत्म किया जा चुका है। वो सार्वजनिक तौर पर तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन ताहिर जैश के नए हेडक्वार्टर मरकज उस्मान और अली में रहता था, और इसकी जानकारी थी। आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और कैंप चलाने की जिम्मेदारी संभालता था। महिला आतंकी विंग जमात उद मोमितिन मैती ताहिर की पूरी तरह से तैयारी थी उसे तैयार करने की। आतंकी मसूद अजहर अपने बड़े भाई ताहिर को राइट हैंड मानता था, और अब इसका खात्मा हो गया है, जिससे पाकिस्तान में काफी ज्यादा खौफ का माहौल है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ऐसे कई धुरंधर हैं जो कि पाकिस्तान की हरकतों से दुखी हो रखे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान दशकों से भारत में आतंकवादियों को भेज रहा है, जिसके बनस्पत कई भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। इसलिए अब कुछ धुरंधरों ने यह ठान लिए कि वो पाकिस्तानी जमीन पे जाके गिन गिन के चुन चुन के उन आतंकवादियों को मारेंगे जो भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं इतने दशकों से। और इसके लिए पूरा जिम्मेवार
पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना है, क्योंकि इन्होंने दशकों से ऐसे खतरनाक आतंकवादियों को रोकने में कोई कदम नहीं उठाए और अब वो खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कई धुरंधर इन खतरनाक आतंकवादियों को गिन गिन के चुन चुन के पाकिस्तानी जमीन पे ही मार रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में खौफ है दर्शक। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में चुनाव चल रहे हैं और उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। बीजेपी ने टीएमसी को झटका दिया है। टेनिस के बादशाह लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए। पहली तस्वीर दिखाइए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावों में रैलियां कर रहे हैं और उनके सामने बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो असम में सरकार बनाने की बीजेपी के सामने चुनौती है। मूव कीजिए। और बंगाल में पूरी ताकत जुटा दी है बीजेपी ने। मंत्री किरण रिजिजू ने आज लिएंडर पेस को अपनी पार्टी में शामिल कराया और इसके लिए अब कहा जा रहा है कि इस समय ममता बनर्जी और टीएमसी की दिक्कत बढ़ने वाली है। ममता बनर्जी की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बताते हैं दर्शकों, ममता बनर्जी की मुश्किल ऐसी बढ़ी है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि लिएंडर पेस बड़ा नाम है टेनिस में। पश्चिम बंगाल में ममता को करारा झटका लगा है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने टीएमसी छोड़ दी है। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस आज बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बताएं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में उन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बंगाल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार भी मौजूद रहे। लिएंडर पेस ने 2021 में ममता की पार्टी की सदस्यता ली थी। आपको बताएं, पार्टी में शामिल होने के बाद लगभग वो गायब थे। खबर है कि लिएंडर पेस विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको जानकारी दे दें, 1996 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं लिएंडर पेस। तब 44 साल बाद किसी भारतीय को पदक मिला था। आपको यह भी बताएं, एशिया में ओलंपिक पदक जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। इससे पहले किसी ने टेनिस में ओलंपिक पदक हासिल ही नहीं किया था। उनकी गिनती दुनिया के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ियों में होती है और उनके पिता 1972 में ओलंपिक में मेडल जीतने वाले हॉकी टीम में शामिल थे। आपको जानकारी यह भी दे दें, उनकी मां 1980 में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप टीम की कप्तान थी। इसलिए लिएंडर अपने स्पोर्टिंग दिनों में बेहद कामयाब रहे। वो 8 डबल्स ग्रैंड स्लैम और 10 मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने एशियन गेम्स में 5 गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीते। उनके नाम एक कॉमनवेल्थ का भी गोल्ड मेडल है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। 2014 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इसको लेकर अलग अलग तरह से बयान भी सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा गया। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, माँ का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए और देश का नाम बढ़ाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से कि अभी देश के लिए सेवा करने के। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने हैं। इतना लंबा ब्यौरा मेरे पास है इसके बारे में, तो कहने से तो खत्म नहीं होगा। एक एक रिकॉर्ड अगर गिनती करेंगे तो फिर बहुत लंबा सूची हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ मेरा
खुशी को मैं इजहार करना चाहता हूं कि पार्टी के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा महान खिलाड़ी, ऐसा शख्सियत भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने हैं। अब दर्शकों आपको बताएं, इधर बंगाल में बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है और उधर असम में संकल्प पत्र जारी कर दिया। दिखाते हैं आपको, केरल में बीजेपी ने पूरी तैयारी की है, केरल में भी संकल्प पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी की नजर असम पर है। दिखाइए जरा, बीजेपी ने असम में भी संकल्प पत्र जारी कर दिया। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे इस दौरान। यानी बीजेपी चाहती है कि इस चुनावों में उसे पूरी ताकत के साथ जीतना है। अलग अलग राज्यों में उसकी तैयारी भी की जा रही है। आपको बताते हैं बीजेपी की तैयारी क्या है। असम में बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। चुनावी हैट्रिक बनाने के लिए पार्टी ने इसमें 31 बड़े वादे किए। पार्टी ने राज्य से लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा की है। पार्टी ने राज्य में समान नागरिक संहिता का ऐलान भी किया है। बांग्लादेशियों से कब्जाई जमीन वापस लेने की घोषणा की है। युवाओं को 5 साल में 2 लाख नौकरी देने का वायदा किया है और पार्टी ने महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। महिलाओं को 1250 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। अरुणोदय योजना के तहत हर महीने ये राशि दी जाएगी। लखपति दीदी योजना में 25,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। असम की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा और हर जिले में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। आपको सुनवाते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। जब तक बांग्लादेश रहेगा दुनिया में, तब तक घुसपैठिया आते ही रहेगा, हम जूझते ही रहेगा। ऐसा ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है। ये जिंदगी भर जब तक बांग्लादेश और भारत दोनों एक साथ रहेगा, तब तक हमें ये जूझते ही रहना पड़ेगा। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि आप डेडलाइन दे सकता है। दिस इज ए ऑनगोइंग बैटल एंड हम जूझते ही रहना पड़ेगा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी इस बार असम में जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है, एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी। अब दर्शकों एक खबर आपके काम की दिखा देता हूं। कल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल के लिए बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बहुत कुछ बदलने वाला है। दिखाइए पहली तस्वीर, बैंक एटीएम से निकासी को लेकर नया नियम दर्शकों लागू होने वाला है। मूव कीजिए, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद बताएंगे भारतीय रेल कल से क्या बदलने वाला है। आपके लिए हर क्षेत्र में जानकारी आज आपको देने वाला हूं। दर्शकों ध्यान से सुनिए और जरूरत हो तो कहीं नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। हर वित्तीय वर्ष में कुछ नए नियम लागू होते हैं। 2026-27 में भी कल से कई नियम लागू हो रहे हैं, जिसका असर सैलरी, टैक्स, बैंकिंग यात्रा पर पड़ेगा। दर्शकों फास्टैग महंगा हो जाएगा। फास्टैग के सालाना पास की कीमत बढ़ जाएगी। 3,000 रुपए की जगह आपको 3,075 रुपए देना होगा। कल से टोल प्लाजा पर केवल डिजिटल भुगतान होगा। अब हाईवे यूजर्स कैश में टोल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। और बताता हूं, एटीएम के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन में बदलाव कर दिया है। अब एटीएम से सीमित फ्री ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। सीमित संख्या से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। जैसे HDFC एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन के बाद आपको चार्ज देना होगा। डिजिटल पेमेंट में भी काफी बदलाव किए गए हैं दर्शकों, और उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र दर्शकों, आज महावीर जयंती है और हम आपको बताएं, भगवान महावीर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा है कि भाग्य लेकर आना और कर्म लेकर जाना, जिंदगी इसी का नाम है। इंसान को बिना मांगे मिलता है वो किस्मत है, और जो हम कमाकर ले जाते हैं वो पुरुषार्थ है। जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जीवन को कैसे जीना है इसकी कलम हमारे हाथ में है। खाली हाथ आना एक संयोग है और दूसरों की दुआएं लेकर जाना एक उपलब्धि है। ऐसा ही आपका भी जीवन रहे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाई जीरा सिंह। MDH का जलजीरा जीरा सिंह। जीरा सिंह
असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको